गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे मानव में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था श्वसन तंत्र की संरचना। आज का अपना टॉपिक रहेगा श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, श्वसन की क्रिया विधि को दो भागों में विभाजित करते हैं, निःश्वसन इंस्पायरेशन व उच्छ्वसन एक्सपायरेशन। निःश्वसन का मतलब है जो अपन बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं या वायु का शरीर में प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना उच्छ्वसन कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं पीछे अपन ने जो श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ी थी, मुख्य श्वसनांग और सहायक श्वसनांगों के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत 1 नंबर का प्रश्न बनता है वायु कूपिका। क्या वायु कूपिका क्या है? श्वसन तंत्र की वायु कूपिका श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, वायु कूपिका क्या है? श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और आप लोगों को ध्यान होगा कि अपने जो फेफड़े पाए जाते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभक्त होता है, 3 भागों में, और बायां फेफड़ा 2 भागों में विभक्त होता है। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं अपने फेफड़ों में पाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, 60 करोड़ वायु कूपिकाएं अपने फेफड़ों में पाई जाती है। अब देखिए क्या है, ये यहां पर डायफ्राम है, डायफ्राम, और ये क्या है? अंतरा परशुक पेशियां। ठीक है, डायफ्राम एक डंबल शेप्ड संरचना है, आपको बताया था। जो क्या करता है, ये है अपना वक्ष भाग, और वक्ष भाग के नीचे ये वाला भाग उदर भाग। ठीक है, तो ये वक्षीय गुहा, ये उदर गुहा। डायफ्राम एक डंबल शेप्ड संरचना है इस प्रकार से। ठीक है, और जब डायफ्राम डंबल शेप्ड संरचना से चपटा हो जाता है, डायफ्राम अंतरापरशुक पेशियों के संकुचन के कारण अंतरापरशुक। अच्छा, दूसरी बात आपको मैंने बताई थी क्या, ये जो अस्थि है अपने, ठीक है, इसको कहते हैं स्टर्नम, और ये पीछे वाली बैकबोन। स्टर्नम, बैकबोन और ये पसलियां, ये तीनों मिलकर स्टर्नम, पसलियां या रिब्स और बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, तीनों मिलाकर क्या करती है? वक्षीय टोकरी का निर्माण करती है। और इस वक्षीय टोकरी में क्या है? अपने फेफड़े और हृदय, जो सबसे कोमल अंग है फेफड़े और हृदय, ये सुरक्षित रहते हैं। और ये वक्षीय गुहा सिर, गर्दन, वक्ष, उदर और टांगे। ठीक है, तो ये वक्षीय गुहा का निर्माण करता है कौन? डायफ्राम क्या करता है? वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करने का कार्य करता है। अब डायफ्राम की क्या विशेषता होती है कि ये अंतरापरशुक जो पेशियां हैं, उन पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप ये चपटा हो जाता है, और उनके शिथिलन के समय ये क्या हो गया? ये वापस अपनी मूल अवस्था या डंबल शेप्ड अवस्था में प्रवेश कर गया। अब देखिए, हम जब श्वास लेते हैं यानी ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, आप इसी को इस बात से समझ सकते हैं निःश्वसन। जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो अंतरापरशुक पेशियों, इंटरकोस्टल मसल्स के अंतर्गत क्या होगा? संकुचन होगा, और इस संकुचन से डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। डायफ्राम के चपटा होने के कारण, डायफ्राम के चपटा, अभी जैसे मान लो ये यहां है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल स्थिति क्या है? ये है, और ये इस स्थिति में आ गया, यानी इतनी मात्रा क्या होगी? बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? ये क्या है? अपनी वक्षीय गुहा है, और अंतरापरशुक पेशियों, बाह्य परशुक पेशियों के संकुचन के कारण, ठीक है, दोनों पेशियां संकुचित होती है, अंतरापरशुक पेशियां और बाह्य परशुक पेशियां, इनके संकुचन से डायफ्राम चपटा हो जाता है, और वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाने के कारण जो वायु कूपिकाएं हैं, वो वायु कूपिकाएं क्या करती है? तेजी से बाहर से जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। बस ये इतना ही है निःश्वसन। और
इस निश्वसन के अंतर्गत श्वसन का मार्ग क्या होता है, ये अपन ने पहले भी देखा है। नासा द्वार से नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र से ग्रसनी, ग्रसनी से घाटी, घाटी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिया, श्वसनियों से श्वसनिकाएं, श्वसनिकायों से वायुकुपिका वाहिनी, वायुकुपिका वाहिनी से वायुकुपिका कोश, वायुकुपिका कोश से वायुकुपिका। इस प्रकार फेफड़ों का प्रवेश अंदर होता है। दूसरा देखिए उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के अंतर्गत क्या होगा कि फेफड़ों से CO2 फेफड़ों से CO2 बाहरी वातावरण में निकलती है, जिसे उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। विश्राम अवस्था में निष्क्रिय यह प्रावस्था है, यानी जो निश्वसन है ये क्या है, सक्रिय प्रावस्था है, ये क्या है, निष्क्रिय प्रावस्था है। इस अवस्था के अंतर्गत अंतरा प्रसूत पेशियां और बाह्य प्रसूत पेशियां और पसलियां ये सब क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और शिथिल होने के कारण डायफ्राम जो है वो क्या होगा, वापस अपनी डंबल शेप्ड अवस्था में आ जाएगा और वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो कम हो जाएगा। और अंदर का जो दाब है, वक्षीय गुहा का आयतन कम होने के कारण अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब से अंदर का जो दाब है वो बाह्य दाब से, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। और अब बाहर निकलने का मार्ग जो अपन ने अंतःश्वसन का निश्वसन का मार्ग पढ़ा था, उस मार्ग से उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे पहले वायुकुपिका, वायुकुपिका से वायुकुपिका कोश, वायुकुपिका कोश से वायुकुपिका वाहिनी, वायुकुपिका वाहिनी से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं से श्वसनिया, श्वसनिया से श्वास नली, श्वास नली से घाटी, घाटी से ग्रसनी, ग्रसनी से नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा गुहा, नासा गुहा के बाद में नासा द्वार। यानी जो अपन ने प्रारंभ में मार्ग लिखा था वो मार्ग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय उच्छ्वसन सक्रिय प्रक्रिया हो जाती है। यानी साधारण रूप से जो नॉर्मल श्वास की गति चल रही है उस समय तो उच्छ्वसन क्या है उस समय तो उच्छ्वसन क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। लेकिन व्यायाम जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खेलते हैं, उस समय उच्छ्वसन जो है वो क्या हो जाती है, एक सक्रिय प्रक्रिया हो जाती है। और इसमें आंतरिक प्रसूत पेशियां तेजी से संकुचित होती है तथा पसलियां नीचे की ओर खिंचती चली जाती है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। और उदरीय पेशियां तेजी से संकुचित होती है, जो उदर गुहा पर दबाव बनाती है, जिससे तनुपट और ऊपर की ओर अधिक सक्रिय रूप से गति करता है। इन पेशियों में संकुचन के कारण फेफड़े जो है वो तेजी से क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं और वयस्क की श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है और बाहर वायु निकल जाती है। तो ये हो गया अपना उच्छ्वसन। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ 1 नंबर का, वो आप लोग ध्यान में रखना कि मानव में विश्राम अवस्था के दौरान यानी साधारण जो अवस्था है उसमें जो श्वसन दर है वो 16 से 20 प्रति मिनट, 16 से 20 प्रति मिनट की दर से श्वसन की क्रिया होती है। अब अगला टॉपिक अपना श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, निश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, एक्सपायरेशन रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम, ये रिजर्व है सॉरी, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। होता क्या है, ज्वारीय आयतन सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम टीवी 500 ml, यानी ये पूछा जा सकता है साधारण स्वस्थ मनुष्य में ज्वारीय आयतन कितना होता है, 500 ml। यानी हमारी जो सामान्य श्वास प्रश्वास की दर है, ठीक है, सामान्य श्वास प्रश्वास की दर है उसमें कितनी मात्रा हम वायु की अंदर ग्रहण करते हैं और कितनी मात्रा हम बाहर त्यागते हैं। यानी प्रत्येक श्वास में इसमें कितनी मात्रा अंदर गई और कितनी मात्रा बाहर निकली, ये क्या होती है, 500 ml। यानी एक श्वास के अंतर्गत हम 500 ml वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और 500 ml वायु को ही हम बाहर निकालते हैं। यानी उच्छ्वसन का माप 500 ml और निश्वसन का मान 500 ml, और इसे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन। अब आप देखिए 500, और मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 16 से 20 श्वसन की क्रिया होती है, तो 16 गुणा 500 8000, 6000 से लेकर 8000 तक प्रति मिनट हम क्या करते हैं, वायु को अंतर्ग्रहण और
बहिर्ग्रहण करते हैं। दूसरा, निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन IRV, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक बाहर निकाल सकता है। यानी देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। श्वास की क्रिया होगी, बाहर निकाल दिया, उसके बाद में और हम कितनी मात्रा बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या है, IRV, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है। यानी 500 ml तो हम निकाल रहे हैं और 2500 से 3000 और निकाल सकते हैं, ठीक है, बलपूर्वक। तो ये क्या होगी, आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन। इसी प्रकार उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, सामान्य श्वसन की क्रिया में जितनी मात्रा ग्रहण बाहर निकाल सकते हैं उसके अतिरिक्त बाहर निकालने वाली मात्रा, अतिरिक्त मात्रा, देखो, बलपूर्वक उच्छ्वसन, यानी उच्छ्वसन बाहर निकालना, निःश्वसन अंदर ग्रहण करना, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 2500 से 3000। और उच्छ्वसन पहले गलत बता दिया था, इसलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। निःश्वसन आरक्षित, सामान्य श्वसन की क्रिया में वायु ग्रहण कर ली और बलपूर्वक कितनी ग्रहण कर सकते हैं, 2500 से 3000। और उच्छ्वसन आरक्षित वायु बाहर निकल गई और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, वह क्या है, उच्छ्वसन आरक्षित, यानी 1000 से 1100 ml और अपन बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। लास्ट है अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के पश्चात फेफड़ों में शेष रह जाता है। यानी 500 ml तो हमने निकाल दी और ERV यानी उच्छ्वसन आरक्षित 1000 से 1100 ml और निकाल दी, ठीक है। उसके बाद में भी फेफड़ों के अंतर्गत कितनी मात्रा बचती है, वह होती है औसतन 1100 ml से 1200 ml, जो बच जाती है फेफड़ों में बलपूर्वक बाहर निकालने के पश्चात भी, उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन। श्वसन संबंधी क्षमताएं देखिए। सबसे पहले निःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जा सकती है। इसमें ज्वारीय आयतन यानी सामान्य जो 500 ml होता है और निःश्वसन आरक्षित सम्मिलित होता है, यानी टोटल इसका मान कितना आ जाएगा, 3000 से 3500 तक। क्योंकि टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, जैविक क्षमता 500 सामान्य श्वसन में निःश्वसित, और IRV इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम वो 2500 से 3000 तक हो सकता है। तो इसको अपन 3000 या 3500 कह सकते हैं। सामान्य श्वसन में ग्रहण की गई और फिर बलपूर्वक ग्रहण की गई, दोनों क्षमता को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उच्छ्वसित क्षमता यानी बाहर निकालने वाली, तो वही टीवी अपनी कितनी है, 500, और उसके बाद में बलपूर्वक बाहर निकालने वाली 1100, तो इसका मान लगभग 1600 के लगभग हो सकता है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी किसके बराबर होगी, ERV प्लस RV, तो ये लगभग 2300 के बराबर आ जाएगी। यानी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या है, सामान्य उच्छ्वसन के पश्चात वायु की मात्रा जो फेफड़ों में बची रह जाती है, इसमें उच्छ्वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं, अर्थात ERV प्लस RV, ठीक है। 2200 के लगभग इसका मान 2200 या 2300, 1100 भी निकल सकती है और 1200 भी निकल सकती है। जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, जब फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई वायु होती है। अधिकतम कितनी भर सकते हैं, 3500, 2500, 2000 से 2500, और अधिकतम कितनी निकाल सकते हैं, 1000 से 1100, ठीक है। तो इसका मान VC, इसका मान किसके बराबर होगा, IRV प्लस TV प्लस ERV। 1100 निकाल सकते हैं, टीवी के द्वारा 500 निकाल सकते हैं, IRV कितनी होगी, 2500, तो टोटल ये 4100 के लगभग आ सकती है। उसके बाद में फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV। VC का मान अपने पास 4100 आया था, ये 4100 लिख दिया, और RV कितना है, 1100, तो ये 4200, और इसमें अधिकतम 5800 तक ये जा सकता है। इसके पश्चात अपना जो श्वसन संबंधी रोग है, ठीक है, उन रोगों को कोविड-19 के कारण अपने अध्याय से हटा दिया गया। तो अपना अंतिम टॉपिक बचता है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन क्या है, देखिए, कृत्रिम श्वसन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना जैसे डूबना, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड आविष्ला
टॉक्सिसिटी, ठीक है, विद्युत प्रघात, करंट लग जाता है, या अन्य परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति का श्वास रुक जाता है, हृदय का स्पंदन जारी रहता है, ये ध्यान में रखना है। श्वास की गति रुक जाती है, अपन नाक के आगे अंगुली लगाकर देख सकते हैं कि श्वास की क्रिया रुकी हुई है, लेकिन हृदय की धड़कन उसकी प्रारंभ है। तो उस स्थिति में कृत्रिम श्वसन देकर और उस व्यक्ति को जीवन बचाया जा सकता है। आजकल बाजार में कृत्रिम साधन भी उपलब्ध है श्वसन देने के लिए, लेकिन दुर्घटना जब होती है तो उस समय वो साधन काम में नहीं आते। इसलिए मुख से मुख श्वसन विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। तो आपको याद रखना है, ये इसका नाम क्या है, मुख से मुख श्वसन विधि। कृत्रिम श्वसन की कौन सी सर्वमान्य विधि है, मुख से मुख श्वसन विधि। ये कृत्रिम श्वसन की एक सर्वमान्य उपयुक्त विधि है। इस विधि के अंतर्गत करते क्या है, रोगी को एकदम सीधा लेटाकर अपना एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर और दूसरा हाथ है वो उसके माथे के ऊपर इस प्रकार से रखकर, ताकि गर्दन के नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी गर्दन खिंच जाएगी, और माथे के ऊपर रखकर उसके नाक को अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। और बंद करने के पश्चात अपना जो मुख है वो उसके मुख के ऊपर इस प्रकार रख देना है, ताकि दोनों के मुख में वायु का कोई अवकाश नहीं रहे, यानी वायु बाहर न जानी चाहिए। और अपने मुख से इस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये दूसरे व्यक्ति का मुख है, इस प्रकार से मुख के ऊपर मुख रखकर 1 मिनट में लगभग 12 बार और अपनी क्षमता से दुगनी हवा रोगी के मुख में भरना चाहिए, और इससे रोगी के मुख एवं नाक को खुला छोड़ते हुए रोगी को भरने के पश्चात मुख और नाक को खुला छोड़कर उसके श्वसन की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार कृत्रिम श्वसन द्वारा रोगी को एक पुनर्जीवन मिल सकता है। आजकल बाजार में कृत्रिम श्वसन देने के यंत्र भी उपलब्ध है, लेकिन सामान्य तौर से मुख श्वसन विधि ही सबसे उपयुक्त माध्यम है दुर्घटना के वक्त, जब आसपास कोई नहीं होता। इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है वो कृत्रिम श्वसन समाप्त होता है। धन्यवाद।